हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं नथु सिंह, थर्ड ईयर में हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स की ये लेक्चर्स की सीरीज़ है जो आपको दिए जा रहे हैं। इनमें फर्स्ट यूनिट का ये अंतिम टॉपिक बचा है जिसको आज हम पढ़ लेते हैं। ये है नाभिक का द्रव बूंद मॉडल। जैसे पानी का एक बूंद होता है और ओस की बूंद, इस तरह से ये माना जाए कि नाभिक भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों से मिलकर बना हुआ एक निकाय है और इस निकाय के किस तरह का हो सकता है, गोलाकार और गोले में भी किस तरह का गोला। तो इसके लिए दो तरह के ये मॉडल प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें पहला तो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल यानी कि एक द्रव बूंद मॉडल और दूसरा होता है शेल मॉडल। तो ये हम थोड़ा सा इसका देखें कि मध्यम क्रम के जो नाभिक हैं अथवा भारी नाभिक हैं, उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन लगभग एक समान होती है। प्रति न्यूक्लियन लगभग एक समान होती है। इसका मतलब जितना भारी नाभिक उतनी ही ज्यादा उसकी बंधन ऊर्जा, और जितनी ज्यादा बंधन ऊर्जा होगी, जितना भारी नाभिक होगा, द्रव्यमान भी उतना ही होगा, और द्रव्यमान उतना ही होगा, आयतन भी उतना ही बढ़ेगा। इस कारण से उसका घनत्व D = फॉर्मूला होता है m/v, यानी कि ये m द्रव्यमान और v आयतन। तो भारी नाभिक जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, ज्यादा होगी, तो m बढ़ेगा तो उसका आयतन भी बढ़ेगा, और ये दोनों ही चीजें एक साथ बढ़ेंगी तो d कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि नाभिक का घनत्व लगभग कांस्टेंट होता है, नियत होता है। इसी के आधार पर हम ये जो गुण हैं, ये वाले गुण, इसी में जैसे पानी की बूंद होती है, पानी की छोटी बूंद लें या पानी की बड़ी बूंद लें, उस बूंद में उसका जो घनत्व है वो घनत्व एक नियत घनत्व होता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि नाभिक का आकार एक द्रव की बूंद के अनुरूप है। बोर ने एक कॉन्सेप्ट दी, बोर की एक अवधारणा थी कि नाभिक एक समान तथा अत्यधिक घनत्व वाले एक असंपीड्य द्रव बूंद के अनुरूप हो सकता है, जिसका घनत्व D = 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इतना होगा। तो ये एक बहुत अधिक घनत्व होगा। अत्यधिक घनत्व का एक असंपीड्य गोला हो सकता है। असंपीड्य का मतलब जिसको दबाया नहीं जा सकता, तो इसे हम नाभिक का द्रव बूंद मॉडल कहते हैं। और इसी मॉडल के आधार पर सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला ये प्रतिपादित किया गया था। तो नेक्स्ट है सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, यानी कि सामी आनुपातिक द्रव्यमान सूत्र। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। सामी आनुपातिक द्रव्यमान सूत्र, ये है नेक्स्ट टॉपिक। सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला ये होता है मेनली द्रव्यमान के लिए। और हम ये कहें कि जैसे कोई नाभिक है, नाभिक में नाभिकीय कणों में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन, इनकी संख्या Z, और दूसरे कण होते हैं न्यूट्रॉन, इनकी संख्या N, यानी कि ये होगा A - Z। A नाभिक का परमाणु
भार कहें अपन, उसका द्रव्यमान टोटल द्रव्यमान कहें, और उसमें प्रोटॉन संख्या को घटा देंगे तो ये न्यूट्रॉन संख्या रहेगी। तो ये है, हम ये कहें कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन मास, ये mp कह दें इस तरह से, या फिर इसको हम mh भी कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन ही होता है और उस प्रोटॉन का द्रव्यमान भी एक हाइड्रोजन आयन के बराबर होता है। इसी तरह से न्यूट्रॉन मास, इसको हम निरूपित कर देते हैं mn से। तो नाभिक का कुल द्रव्यमान m बराबर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, और इसको मल्टीप्लाई कर दें अपन z से, तो ये तो हो गया सभी प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn, और इसको गुणा कर देता हूं मैं न्यूट्रॉनों की समस्त पूरी संख्या से, तो ये a माइनस z। अभी तक ये तो पूरा द्रव्यमान हुआ है सभी नाभिकीय कणों का, अलग अलग द्रव्यमान है जिसको अपन ने जोड़ लिया है, लेकिन ये पूरा द्रव्यमान एक संपूर्ण नाभिक के द्रव्यमान के बराबर नहीं होगा, ये इससे कुछ ज्यादा होता है। और ये कितना ज्यादा होता है कि इसमें से कुछ बाहर निकल जाए तो वह द्रव्यमान के रूप में हम कह दें कि बंधन ऊर्जा के बराबर इसमें से द्रव्यमान बाहर निकल जाए। ये Eb मास में है और ऊर्जा का मान mc² होता है, तो ये द्रव्यमान के रूप में लिखी गई है ये ऊर्जा। तो ये नाभिक का कुल द्रव्यमान है, और इस द्रव्यमान में Eb ये बंधन ऊर्जा है, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी विद्यार्थियों, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन नाभिक में अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी की बात करता हूं, ये मेरे पास में नाभिक है और इस नाभिक में ये सारे के सारे नाभिकीय कण हैं। ये सारे नाभिकीय कण नाभिकीय बलों से बंधे हुए हैं, नाभिकीय बलों ने इनको जकड़ा हुआ है, इन सारे के सारे कणों को। इनका घनत्व बहुत ज्यादा घनत्व है, इतना अधिक है कि इनको किसी भी तरह से दबाया भी नहीं जा सकता और एक द्रव बूंद के रूप में हो सकता है। तो इसमें पहली चीज तो हम ये देखें कि बाइंडिंग एनर्जी का एक घटक तो आयतन से संबंधित होता है, जिसको मैं निरूपित कर देता हूं EV से, आयतन। क्योंकि जितना ज्यादा इसमें नाभिकीय कण होंगे आयतन उतना ही अधिक होगा, और उतना ही अधिक आयतन होगा तो बंधन ऊर्जा का मान भी उतना ही अधिक होगा, आकार जितना हो जाएगा। दूसरा, इसके सरफेस से रिलेटेड ऊर्जा हो सकती है ES, और तीसरा EC कूलम्बीय एनर्जी। कूलम्बीय एनर्जी इसलिए कि इसमें प्रोटॉन कण भी है और न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, लेकिन प्रोटॉनों में परस्पर प्रतिकर्षण भी लगता है, तो प्रतिकर्षण के कारण भी ये कण बंधे रहने में प्रभाव इनका आएगा। तो एक ये हो जाएगा, और इसके अलावा EA एसिमेट्रिक क्या होगा अभी इसके बारे में बताते हैं ऊर्जा। और एक होता है EP, P फॉर पेयर, युग्मन की ऊर्जा। तो ये कुल इसके 5 घटक हो सकते हैं, और भी घटक हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये 5 घटक होते हैं। और इनमें पहला है ये EV। तो इनको एक एक करके अपन देखें। EV की वैल्यू वैसे आएगी ये आयतन के रूप में AV × V, और दूसरी वाली जितनी भी है ये सारी की सारी ऋणात्मक में होती हैं। और ऋणात्मक का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है, ऋणात्मक ऊर्जा का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये धनात्मक है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। जितना ज्यादा आयतन होगा फैलाव उतना ज्यादा होगा, तो वहां इसमें आकर्षण कम होता चला जाएगा, क्षीण होगा। तो दूसरी सरफेस से रिलेटेड है, ये कांस्टेंट ले लें AS A⁴ 1/2 इस तरह से है, माइनस तीसरी है
कूलम से संबंधित AC कूलम्बियन, ये कोई कांस्टेंट ले लें, और इसमें Z इंटू जेड माइनस 1/A⁴ इस तरह से ये है। और एंटी सिमेट्रिक के लिए A कांस्टेंट ये इंटू A-2Z का स्क्वायर/A⁴ नॉट A, इस तरह से है। और तीसरी है AP इंटू A⁻3/4। तो ये इस तरह से सारी की सारी ऊर्जाएं होंगी, और इनका वैल्यूज अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास में जो टोटल द्रव्यमान आएगा, ये द्रव्यमान होगा M = Z इंटू MP प्लस A-Z इंटू MN। अब यहां चिन्ह माइनस में था, तो ये जब मैं ये वैल्यू लिखूंगा EB को, तो माइनस में ये लिखूंगा, तो ये वाला माइनस रहेगा AV इंटू V, बाकी ये प्लस हो जाएगा, प्लस AS इंटू A 2/3 प्लस AC इंटू Z इंटू जेड माइनस 1/A⁴ प्लस ये हमने स्मॉल लेटर्स में लिखे कॉन्स्टेंट्स, AA इंटू A-2Z का स्क्वायर/A, और तीसरा ये प्लस AP इंटू A⁻3/4। तो ये जो फॉर्मूला है द्रव्यमान का, इसको हम कहते हैं सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला। इट इज नोन एज द सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, यानी कि सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र है, द्रव्यमान सूत्र। और इसमें अगर हम इस पूरी इक्वेशन को c² से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऊर्जा के रूप में हो जाएगा, इट इज mc² एनर्जी, और ये सारे के सारे द्रव्यमान हैं, तो इनको भी c² से गुणा करेंगे तो ये ऊर्जा के रूप में सूत्र प्राप्त होंगे। तो ये कहलाता है सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। विद्यार्थियों, अब इसके जो घटक हैं, ये 5 घटक, ये पांचों घटक बाइंडिंग एनर्जी से संबंधित हैं, बंधन ऊर्जा से संबंधित हैं। इनमें पहला है आयतन से संबंधित ऊर्जा, फर्स्ट वॉल्यूम एनर्जी। विद्यार्थियों, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये इनकी संख्या में वृद्धि होगी, अधिक होगी, तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो बंधन ऊर्जा में भी वृद्धि होगी, बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ेगी। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी आयतन के सापेक्ष एक दूसरे से रिलेटेड होगी। जितना अधिक आयतन होगा उतनी ही अधिक बाइंडिंग एनर्जी होगी। इसका मतलब है कि बाइंडिंग एनर्जी आयतन के कारण प्रोपोर्शनल होगी। आयतन के मींस E बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूम विल इक्वल टू सम कांस्टेंट ले लें अपन, और ये सम कांस्टेंट AV के रूप में हम कांस्टेंट ले लेते हैं इसको, और AV इज इक्वल टू ये आएगा AV और इंटू V। तो पहला तो ये घटक हो गया। दूसरी है सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। इसको थोड़ा सा अपन समझ सकते हैं, जैसे हमने सरफेस टेंशन को समझते हैं। द्रव, चूंकि ये जो कैलकुलेशन किए गए हैं वो सारे के सारे एक द्रव बूंद के अनुरूप किए गए हैं। तो विद्यार्थियों, द्रव के रूप में देखो, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे पास में एक द्रव की बूंद है, और इस द्रव की बूंद में परमाणु इस तरह से जुड़े हुए हैं। मैं बड़ा बनाता हूं ये परमाणु।
तो ऐसे ही हमारे पास में ये नाभिक है और इस नाभिक में ये नाभिकीय कण है। अब थोड़ा सा मैं इस नाभिकीय कण की बात करता हूं, हम हमारा ध्यान इस पर केंद्रित करें। तो ये वाला नाभिक आकर्षण बल होता है, नाभिकीय आकर्षण बल। ये वाला नाभिक इससे खींचेगा, ये नाभिक भी इससे खींचेगा, ये भी इससे खींचेगा, ये भी और ये भी और ये भी और ये, यानी कि ये नाभिक जो बीच का है वो इन सारे नाभिकों को अंदर की ओर खींचता है। तब ये वाले नाभिक हैं, ये वाले नाभिक ये भी इसको अपनी ओर खींचेंगे, यानी कि सब पर सब तरह का बल बराबर बराबर लगेगा। लेकिन बाउंड्री पर जो नाभिक हैं, थोड़ा सा इन पर अगर अपन अपना ध्यान केंद्रित करें तो इस तरह से ये होता है, ये नाभिक इस तरह से है। और इन नाभिकों में मैं इस नाभिक की बात करता हूं, तो इस नाभिक में हम ये देखते हैं कि इसका इससे भी संबंध है, इससे भी संबंध है, इससे भी संबंध है और इससे भी संबंध है। तो ये इधर तो खींचेगा, लेकिन इस साइड में इधर खिंचाव नहीं है इसमें, यानी कि ये अंदर की ओर ही खींचेगा। तो विद्यार्थियों, यही कारण होता है कि द्रव की बूंद भी गोल होती है, यानी कि जितने भी नाभिक के ये जो है ना सतह के कण हैं, ये सारे के सारे कण नीचे की ओर अपने केंद्र की ओर खींचते हैं। इनका रिजल्टेंट जो बल आएगा वो केंद्र की ओर आएगा, और इस केंद्र की ओर आने के कारण इसका बाहर का सरफेस, बाहर की सतह, वो सतह होगी जो सबसे कम रहे, आकार में सबसे कम रहे, उसका क्षेत्रफल सबसे कम हो। और क्षेत्रफल सबसे कम तभी हो सकता है जबकि उसका आकार एक गोलीय आकार हो। यही कारण है कि द्रव की बूंद गोलाकार होती है, और इसमें सतह पर जितने बल लगता है उसको अंदर केंद्र की ओर, वही पृष्ठतनाव होता है। तो प्रति एकांक लंबाई के रूप में जो बल कार्य करता है वो पृष्ठतनाव होता है। तो यह ये ऊर्जा होगी ई एस सरफेस, तो ये प्रोपोर्शनल होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल के। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतनी ही ऊर्जा ज्यादा हो, और खिंचाव है अंदर की ओर तो आकर्षण प्रकार का, आकर्षण की। इसको बराबर करने के लिए एक तो मैं माइनस तो चिन्ह है ही हमारे पास में, और कांस्टेंट ले लेता हूं एसी, ये कांस्टेंट। और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें आर, चूंकि नाभिक की त्रिज्या आर इज इक्वल टू होता है r0 इंटू ए की पावर 1/3। शुरुआती दौर में मैंने ये बताया आपको, तो यहां पर ये मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। तो AC इंटू 4 पाई और r0 का स्क्वायर ए की पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 2/3। अब इसमें ये पूरी चीजें, ये सब कांस्टेंट हैं, और इन कांस्टेंट्स को हम मान लेते हैं, इसको AC यहां मान लेते हैं, ए दिया जाएगा माइनस AS इंटू ए की पावर 2/3 सरफेस पे, ये नियतांक होगा। तो ये सरफेस एनर्जी हो गई नंबर सेकंड। और तीसरी एनर्जी है कूलम्बियन। तो कूलम्बियन एनर्जी के बारे में तो विद्यार्थियों आप लोग शायद जानते भी हैं कि आवेशित कणों में लगने वाला बल कूलम फोर्स होता है, और नाभिक में केवल ये बल एनर्जी होगी तो आवेशित कणों के रूप में प्रोटॉन है, तो सिर्फ इनमें प्रोटॉनों के लिए ही रहेगी। प्रोटॉनों की संख्या Z, तो एक तो Z, और दूसरा जो होगा, कोई भी एक प्रोटॉन की बात करता हूं तो वो प्रोटॉन Z-1 प्रोटॉनों से संबंधित होगा। इसका मतलब है कि ZE
और Z-1e, ये दो आवेश हो गए Q1 आवेश और Q2 आवेश, और ये Q1 Q2 आवेश हो गए, यानी कि ये Q1 और Q2। तो इस तरह से ये आवेशों का मान होगा। और ये एक गोला है, ये गोला पूरा का पूरा आवेशित गोला होगा नाभिक, जिसमें सिर्फ प्रोटॉन भरा हुआ है। और एक आवेशित गोले की ऊर्जा फर्स्ट ईयर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये होती है 3/5 K इंटू Q²/R। तो यहाँ Q² के रूप में आएगा, एक तो ये ZE और एक Z-1e। तो ये E इंटू एनर्जी माइनस में होगी, -3/5 K इंटू ZE इंटू Z-1e/R। और R की वैल्यू अभी हमने बताई थी, R = R0 a की पावर 1/3 मीन्स R0 a की पावर 1/3। अब इसमें इनको E सब कांस्टेंट है, इनको ले लिया मैंने बाहर, तो -3/5 K इंटू E²/R0। यहां तक का तो ये सारी चीजें कांस्टेंट में है, और इधर से Z इंटू Z-1/A की पावर 1/3। इस कांस्टेंट को मैं ले लेता हूं, तो ये E B कूलम्बियन, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी, कूलम्बियन बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू AC इंटू Z इंटू Z-1/A की पावर 1/3। तो ये तीसरे प्रकार की एनर्जी हो गई, जो मैंने आपको सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूले में बताई थी। अब चौथे प्रकार की एनर्जी होती है एसिमेट्रिक, नाभिक की असममित ऊर्जा। असममित ऊर्जा, तो एसिमेट्रिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ये नाभिक की असममित ऊर्जा। विद्यार्थियों, हमारे पास में हम देखते हैं कि ए नाभिक का परमाणु भार लगभग एक तो होता है हाइड्रोजन के लिए, 2 हीलियम, इस तरह से बढ़ता जाए और 20 तक हम पहुंचते हैं नियम तक। यहां तक हम ये देखते हैं कि Z = N होता है, यानी कि नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद में हम ये देखें कि एक ओर तो Z और दूसरी ओर हम ले लें N, तो ये ग्राफ जब बराबर रहेगा तब तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये आएगी यहां तक नियम तक। इसके बाद में ये स्ट्रेट लाइन तो पीछे रह जाती है, और न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से बढ़ती चली जाती है, यानी कि ये ग्राफ थोड़ा सा वेरी कर जाता है, और ये इधर की ओर ये बढ़ जाता है ग्राफ ऊपर। यानी कि जितने भारी नाभिक आएंगे उन नाभिकों में न्यूट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्याओं से बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो ये हम लोग जानते हैं इस बात को कि इस तरह से ये संख्या बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे न्यूट्रॉन संख्या बढ़ती जाएगी, नाभिकों में न्यूट्रॉन संख्या में वृद्धि होगी प्रोटॉनों की तुलना में, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होने लग जाएगी। यानी कि नाभिक में जितना प्रेशर से जो ये बंधे हुए हैं, जितने फोर्स से बंधे हुए हैं, वो फोर्स कम होने लग जाता है, तो इनकी ऊर्जा में कमी होने लग जाती है, और अनस्टेबिलिटी इसमें बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ ये वाली जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा निर्भर करेगी
n माइनस जेड था। तो ई बी ड्यू टू एसीमेट्रिक, सममिति नहीं है, तो ये प्रोपोर्शनल होगी n माइनस जेड के। दोनों में अंतर के, एक बात। और दूसरी चीज, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टोटल संख्या के, नेगेटिव साइन रहेगा। तो ये इस मैं ये वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मान इसका पुट करूं, कोई कांस्टेंट ले लेता हूं, तो माइनस ए एन इज इक्वल टू था न्यूट्रॉन संख्या, ये होती है जेड माइनस ए माइनस जेड, ये। तो ये वैल्यू मैंने पुट किया यहाँ पे, ए माइनस जेड अपॉन ए माइनस ए इंटू ए माइनस 2z अपॉन ए। तो ये एंटी सिमेट्री के कारण बाइंडिंग एनर्जी, ये चौथी हो गई। और इसी तरह से, अच्छा, ये प्रोपोर्शनल में केवल प्रोपोर्शनल नहीं होता, ये इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये स्क्वायर केवल ऊपर वाला स्क्वायर, ए नहीं, ये स्क्वायर, यानी कि ये इट विल स्क्वायर, ये है। ओके, तो ये इस तरह से एसीमेट्रिक एनर्जी। और चौथी होती है पेयरिंग। पेयर ये है कि मान लिया जाए पेयरिंग एनर्जी बाइंडिंग के लिए, हम ये कहें कि नाभिक में प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या, ये भी सम है और ये भी सम है, और दोनों का योग ए, ये फिर स्वाभाविक है कि ये भी सम संख्या है। तो उस स्थिति में नाभिक सर्वाधिक स्थायी, नाभिक सर्वाधिक स्थायी होगा, एक। दूसरी बात यह है कि नाभिक में जेड और एन ये सम हो और ये विषम, या इसका वाइस वर्सा हो, यानी कि ये विषम हो जाए, ये सम हो जाए। इससे ए हमेशा विषम होगा, तो स्थायित्व मध्यम होगा, थोड़ा कम। और तीसरी स्थिति यह है कि नाभिक में जेड ये भी विषम हो और एन ये भी विषम, दोनों ही विषम। और जब ये दोनों विषम होंगे तो नाभिक सर्वाधिक अस्थायी होगा, सर्वाधिक अस्थायी होगा। वैसे इन तीनों ही कंडीशंस में कुछ अपवाद हो सकते हैं, अपवाद भी हो सकते हैं, इसमें अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या इस क्रम में होती है। और ये प्रभाव जो सम वाला है, इसमें युग्मन सबसे ज्यादा होता है, पेयरिंग सबसे ज्यादा होती है। पेयरिंग सबसे ज्यादा होगी तो नाभिक में स्थायी भी सबसे अधिक होगा। इसे हम कहते हैं पेयरिंग, नाभिक में पेयरिंग प्रभाव, यानी कि युग्मन प्रभाव कहा जाता है। और इससे जो बंधन ऊर्जा होती है, वो बंधन ऊर्जा का मान ई बी पेयरिंग, ये माइनस ए पी तो सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई
a⁴ इस रूप में होगी। AP बराबर 0, ये मध्यम वाला जो दूसरा केस है उसमें होता है। AP इज इक्वल टू 33.5 MeV। ये प्लस में अगर मैं लेता हूं पॉजिटिव, तो ये तीसरा केस होगा, थर्ड केस, यानी कि NV जिसमें विषम और Z भी विषम, ये और AP इज इक्वल टू -33.5 MeV। तो ये केस जो होता है ये पेयरिंग वाला केस होता है, पेयरिंग का केस होता है, और नाभिक सर्वाधिक स्थायी होता है, सर्वाधिक स्थायी नाभिक। तो ये एनर्जी है पेयरिंग से संबंधित एनर्जी। इस प्रकार से विद्यार्थियों बाइंडिंग एनर्जी के टोटल 5 घटक मैंने बताए हैं। पहला घटक आयतन से संबंधित ऊर्जा, पहला है आयतन से संबंधित ऊर्जा, दूसरा क्षेत्रफल से संबंधित, तीसरा कूलम्बियन, और चौथा एसिमेट्रिक, और पांचवा पेयरिंग। इन सबको कलेक्टिवली अपन लिख करके मास द्रव्यमान का फॉर्मूला बनाए तो वो फॉर्मूला कहलाता है सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। धन्यवाद। तो इस प्रकार से आज ये एक यूनिट फिनिश हो जाती है, और इसके बाद नेक्स्ट यूनिट हम अगले लेक्चर से यानी कि कल से शुरू करेंगे। ओके।